प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सार्क सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए नवंबर में पाकिस्तान जा सकते हैं। पाकिस्तानी मीडिया ने भारतीय उच्चायुक्त गौतम बम्बावले के हवाले से खबर दी है कि प्रधानमंत्री मोदी इस्लामाबाद में सार्क सम्मेलन में हिस्सा ले सकते हैं, लेकिन पीएम की पाकिस्तान यात्रा को लेकर अभी तक पीएमओ या विदेश मंत्रालय ने कोई पुष्टि नहीं की है। सूत्रों का कहना है कि अभी पीएम की यात्रा पर कुछ कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि आतंकवाद के मसले पर पाकिस्तान सहयोग नहीं कर रहा। वो जाएंगे तो पाकिस्तान को अलग थलग करना साथ में बहुत मुश्किल काम नहीं है। पाकिस्तान जो है वो साउथ एशिया के लिए बड़ी समस्या बन गई है। उससे न तो फायदा हो रहा है किसी भी देश को, केवल नुकसान। इस बीच पाकिस्तान से खबर है कि कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने भारतीय उच्चायुक्त गौतम बम्बावले का कार्यक्रम आखिरी मौके पर रद्द कर दिया है। कराची में ही कल बम्बावले ने कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी नवंबर में पाकिस्तान आ सकते हैं। केंद्र सरकार कश्मीर में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल से मिलने से इनकार करने वाले अलगाववादी नेताओं पर सख्ती की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्रालय अलगाववादी नेताओं के मेडिकल बिल, विदेश यात्रा के खर्च, सरकारी गेस्ट हाउस और सुरक्षा इंतजाम में कटौती पर विचार कर रहा है। इसके लिए गृह मंत्रालय अलगाववादियों के खर्च और सुरक्षा से जुड़े डॉजियर को अपडेट करेगा। आज मुस्लिम धर्म गुरुओं ने भी गृह मंत्री से मिलकर कहा कि हुर्रियत और अलगाववादियों से बातचीत की जरूरत नहीं है। जो हमारे मुल्क को अपना मुल्क नहीं मानते हैं, उनके दरवाजे पे जाके गए थे, उन्होंने गलत किया। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, उनसे क्या बात करना? कोई मकसद नहीं बनता उनसे बात करने का। बात उनसे करनी है जो हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने आज प्रधानमंत्री से मिलकर उन्हें कश्मीर पर सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल की रिपोर्ट सौंपी। प्रधानमंत्री आवास पर मीटिंग खत्म करने के बाद गृह मंत्री ने ट्वीट करके बताया कि उन्होंने पीएम को ऑल पार्टी डेलीगेशन की जम्मू कश्मीर यात्रा पर जानकारी दी और राज्य के ताज़ा हालात के बारे में बताया। सूत्रों के मुताबिक कल कश्मीर का दौरा करने वाले सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल की भी दिल्ली में बैठक होने जा रही है। इसमें आगे की रणनीति को लेकर विचार किया जा सकता है। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान ने एक बार फिर सीज़फायर का उल्लंघन किया है। पाकिस्तान की ओर से पुंछ के शाहपुर सेक्टर में देर रात करीब 12:30 बजे फायरिंग शुरू हुई, जो सुबह तक जारी रही। इस दौरान पाकिस्तान ने 6 भारतीय चौकियों को निशाना बनाया। भारतीय सेना ने भी पाकिस्तान की इस गोलीबारी का मुंह तोड़ जवाब दिया। पहले पार्टी तरफ से फायरिंग शुरू हुई, फिर यहाँ से भी जवाबी कार्रवाई शुरू हो गई। अब तक फायरिंग चलती है। कस्बा, कीरनी, शाहपुर और साईं बाबा जो जहरत है वहाँ में गोले पड़ते हैं बहुत। इससे पहले 2 सितंबर को भी जम्मू के अखनूर सेक्टर में पाकिस्तान ने सीज़फायर का उल्लंघन कर फायरिंग की थी। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड ने आतंकी गतिविधियों पर एक रिपोर्ट तैयार की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि देश के कुछ हिस्सों में आतंकियों और उग्रवादियों को जनता का समर्थन मिल रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि देश के कुछ हिस्सों में आतंकियों और उग्रवादियों को जनता का समर्थन मिल रहा है और जब तक इसे रोका नहीं जाएगा, भारत आतंकी गतिविधियों से जूझता रहेगा। एनएसजी की ये रिपोर्ट पिछले कुछ दिनों में हुई बम विस्फोट की वारदातों के अध्ययन के बाद तैयार की गई है। इसमें अप्रैल 2016 से जून 2016 तक की राज्यों की रिपोर्ट को भी शामिल किया गया है। रिपोर्ट में कारखानों में बनने वाले विस्फोटकों के लीकेज और आतंकी वारदातों में उनके इस्तेमाल पर भी चिंता जाहिर की गई है। एनएसजी देश में होने वाले आतंकी हमले के वक्त मोर्चा संभालती है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने यूपी में चुनावी मिशन की शुरुआत आज देवरिया में खाट सभा से की। राहुल ने मोदी सरकार पर किसानों की अनदेखी का आरोप लगाया। अखिलेश सरकार पर भी आरोप लगाया कि उसने किसानों की कभी फिक्र नहीं की। मैं आपको यह आश्वासन देना चाहता हूं कि न हमारी यूपी में सरकार है, न हमारी दिल्ली में सरकार है, मगर जो आपका दुख है वो हम मोदी जी के कानों तक पहुंचाएं। लेकिन राहुल की सभा निपटते ही लोगों में खाट लूटने की होड़ मच गई। लोगों ने राहुल गांधी के चले जाने का भी इंतजार नहीं किया। बीजेपी ने तंज कसा कि राहुल खुद ही कांग्रेस की खाट खड़ी कर देंगे। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस है ही नहीं कहीं, मुझे तो कहीं आज तक दिखाई नहीं दी। राहुल गांधी पैदल चल रहे हैं, खाट रैली कर रहे हैं। हाँ, इसके बाद उन्हें हो सकता है विश्राम के लिए विदेश जाना पड़े, थक जाएंगे। देवरिया से दिल्ली तक 2500 किलोमीटर की किसान यात्रा में राहुल 233 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करेंगे। जगह जगह खाट सभाएं करेंगे।
दिल्ली में आज आम आदमी पार्टी के नेता आशुतोष के खिलाफ यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने आप के दफ्तर के बाहर पहुंचकर रेप के आरोपी दिल्ली के पूर्व मंत्री संदीप कुमार की तुलना नेहरू और गांधी से करने पर आपत्ति जताई। समाज सेवी अन्ना हजारे ने भी केजरीवाल और उनकी पार्टी पर सवाल उठाए हैं। कार्यकर्ताओं का आचार शुद्ध होना चाहिए, विचार शुद्ध होना चाहिए, जीवन निष्कलंक होना चाहिए। 6 मंत्री में 3 मंत्री को निकालने की नौबत आ गई, ये दुर्दैव है। संदीप के बचाव में आशुतोष की दलील को लेकर राष्ट्रीय महिला आयोग ने आशुतोष को 8 सितंबर को पेश होने को कहा है। इस बीच संदीप कुमार और उनके पूर्व निजी सचिव को आमने सामने बैठाकर पुलिस ने आज पूछताछ की। कावेरी का पानी तमिलनाडु के लिए छोड़ने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आज कर्नाटक में कई जगह विरोध प्रदर्शन हुआ। फैसले के खिलाफ मंड्या में लोगों ने पुलिस के थाने और पीडब्ल्यूडी दफ्तर में तोड़फोड़ की। प्रदर्शन के दौरान वकीलों और किसानों ने कई बसों में आग लगा दी। मैसूर बेंगलुरु हाईवे को भी बंद करने की कोशिश की गई। अभी हमारे पास पानी पीने को नहीं है तो हम उनको कहां से दें पानी? हमें इंसाफ चाहिए। जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलता तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। कर्नाटक सरकार ने हिंसक प्रदर्शन और तनाव को देखते हुए राज्य में 2 दिन स्कूल कॉलेज बंद कर दिए हैं। Tomorrow we'll close the Mandya colleges and the schools closed. सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक को तमिलनाडु के लिए 14 सितंबर तक रोजाना 15,000 क्यूसेक कावेरी का पानी छोड़ने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सुपरटेक बिल्डर पर कड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा है कि सुपरटेक को निवेशकों का पैसा हर हाल में लौटाना ही होगा, चाहे कंपनी डूबे या मरे। दिल्ली से सटे नोएडा एक्सप्रेसवे पर बने सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि कंपनी 10% सालाना ब्याज के साथ 17 खरीदारों को 4 हफ्ते में उनकी रकम लौटाए। ये आदेश इसलिए आया क्योंकि खरीदारों ने आरोप लगाया था कि कंपनी मूलधन का 10% लौटाने का जो दावा कर रही है वो गलत है। सुपरटेक ने कोर्ट से अपील की कि वो उसकी आर्थिक स्थिति पर भी विचार करे। साथ ही कहा कि कोर्ट का पुराना आदेश तय समय सीमा में आवेदन करने वालों के लिए था, लेकिन समय सीमा के बाद भी लोग पैसा मांग रहे हैं। अब 21,000 रुपए वेतन वाले कर्मचारी भी कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी ESIC की स्वास्थ्य बीमा योजना के दायरे में होंगे। अभी इसका फायदा 15,000 रुपए तक वेतन पाने वालों के लिए ही था। ESIC ने मौजूदा योजना का फायदा उठाने वाले उन लोगों की सदस्यता बरकरार रखने का विकल्प भी दिया है जिनका वेतन 21,000 रुपए की सीमा से ज्यादा हो गया है। दोनों फैसले 1 अक्टूबर से लागू होंगे। वेतन की सीमा बढ़ाए जाने से 50 लाख लोगों को ESIC की सुविधा का फायदा होगा। फिलहाल ESIC की योजना के 2 करोड़ 60 लाख सदस्य हैं। अगर एक परिवार के 4 सदस्य माने तो कुल मिलाकर 10 करोड़ से ज्यादा लोग स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत आते हैं।